लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूटा यूजी को अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद हमें थोड़ी बहुत सुकना की भी झलक दिखाई जाती है, जो कि इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट सा लग रहा होता है। वहीं फिर से अब इसके बाद नाओया और चोजो की लड़ाई दिखाई जाती है। नाओया चोजो की बैंड बजा रहे हैं। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि चोजो तो उसकी हमलों को रोक ही नहीं पा रहे हैं। वहीं इसी तरीके से नाओया अब उसे बार बार मारे जा रहा होता है और उसकी हालत बुरी कर रहा होता है। इतने सारे मुक्के खाने के बाद चोजो भी अब सोचने लगता है कि इसकी स्पीड तो काफी ही ज्यादा तेज है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये इतने प्रेशर से हमला कर रहे हैं कि ये अपने गार्ड डाउन कर ही नहीं रहा है। ये मौका नहीं दे रहा है मुझे हमला करने का। मेरी बॉडी के बाहर का जो ब्लड मैनिपुलेशन है वो तक काम नहीं कर रहा है। नाओया अब काफी जोर से उसे मुक्का मार के पिलर तोड़कर पीछे गिरा देता है। पर अब इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बाद चोजो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम काफी कठोर हो, आखिर तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं भाई हूँ 10 भाइयों का। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारी इतनी खतरनाक टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब नाओया इतना तेजी से दौड़ रहा होता है कि वो चोजो के सामने से गायब ही हो जाता है। पर अब जैसे वो हमला करने वाला होता है चोजो को पता चल जाता है। पर वो भी उसे मारने वाला होता है, पर नाओया उसे रोककर उसे मुक्का मारता है। वो भी ये देखकर काफी हैरान होता है कि चोजो को पता चल गया कि वो कहाँ से हमला करने वाला है। पर फिर भी इतना काफी नहीं है, वो अब काफी जोर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। नाओया समझ जाता है कि चोजो इस समय पर फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक यूज कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी पूरी पावर को अपनी आंखों की मसल्स पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसकी मूवमेंट्स को देख पा रहा है। वही नाओया तो अपने साथ एक नाइफ लेकर आया है, जिससे कि वो चोजो को घायल कर देता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं शुरुआत से ही काउंटर अटैक करने वाला था। तुम काफी कठोर थे तो मुझे लगा कि मुझे अपना वेपन यूज करना चाहिए। वैसे भी तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो तो ब्लीडिंग को रोकना तुम्हारे लिए काफी इजी होगा, है ना? देखते हैं कि तुम मुझसे कितनी देर तक लड़ पाते हो। वहीं चोजो अब उससे कहता है कि ओ, तो तुम अपने साथ वेपन लेके घूमते हो? तो वो भी कहता है कि हाँ, एक सोर्सरर को जीतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, इसलिए मैं अपने साथ वेपन रखता हूँ। मेरे जितने बड़े भाई हैं वो लोग तो काफी बेकार थे, वो ऐसे ही केयरलेसली इधर उधर घूमा करते थे। वो बताता है कि मैं अपने सिबलिंग्स को काफी ज्यादा हेट करता हूँ, उन सभी लोगों को अपने आप ही मर जाना चाहिए। जिस पर चोजो कहता है कि शायद से तुम अपने भाइयों की ही वजह से यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें इस तरीके से अपने भाइयों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नाओया घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि चोजो कुछ तो करने वाला है, इसलिए अब वो बचने के लिए यहाँ से भाग जाता है। और उसका भागना सही भी था, क्योंकि अगर वो नहीं भागता तो वो मारा जाता। ऐसे इस वजह से क्योंकि वहाँ पर अब खून की एक बाढ़ आ जाती है। जी हाँ, इस खून की एक बाढ़। नाओया समझ जाता है कि अगर ये खून उसे टच हुआ तो वो खत्म हो सकता है, इसलिए वो काफी तेजी से उससे बच रहा होता है। वो भी अब ये देखकर काफी हैरान है। वो अब चोजो से कहता है कि आखिरकार इतना खून खोने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? बाय द वे गाइस, यहाँ पर हम लोग को काफी कमाल की ही एनिमेशन दिखाई गई है। हमें पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम है डेथ पेंटिंग वोम्स। ये दरअसल हाइब्रिड है कर्सेस और ह्यूमंस का। वो लोग ऐसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को पोजेस करते हैं जो कि कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक चोजो की कर्स एनर्जी रहेगी तो अगर उसका खून खत्म हो भी जाए तो भी वो नहीं मरेगा। वहीं अब नाओया जैसे तैसे करके तो उन हमले से बच जाता है, पर अब जैसे वो रुकता है उसके पैर अब नीचे पड़े खून से ही चिपक जाते हैं। जिसके बाद चोजो भी अब उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। ऐसा बोलकर वो हमला कर देता है। वहीं पर अब नाओया कहता है कि वो तो देखेंगे कि कौन मरता है। उसे अब लगता है कि वो अपनी टेक्निक से आराम से चोजो के अटैक से बच जाएगा, पर वो गलत था। चोजो के हमले इतने पावरफुल होते हैं कि वो जाकर उसे लग जाते हैं। उसकी अब बुरी हालत हो जाती है और अब वो नीचे गिर जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर चोजो अब उसे खत्म करने के लिए आ रहा होता है। वो अब अपना फाइनल हमला करने ही वाला होता है, पर अब अचानक से यूटा आ जाता है। पर अब इससे पहले कि चोजो रिएक्ट करके उसे रोक पाता, तब यूटा हल्का सा ही हाथ मार के उसे बेहोश कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि यूटा तो अपने साथ यूजी को भी घसीट कर लेकर आ रहे हैं। वो अब नाओया की बुरी हालत देख कर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ। जिस पर अब नाओया कहता है कि मुझे इस तरीके से नीचा मत दिखाओ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलता है तभी अचानक से अब उसकी और बुरी हालत हो जाती है। उसके मुंह से काफी खून निकलने लगती है, जो देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो पॉइजन तो नहीं हो गया है। पर वो सोचता है कि नहीं, चोजो की ब्लड मैनिपुलेशन के अंदर ऐसा इफेक्ट नहीं है। वो कहता है कि शायद से ये उसकी टेक्निक का इफेक्ट है भी नहीं।
उसके अंदर इतना खून है, देखकर लगता है कि वो इंसान है ही नहीं, वो एक इनकारनेटेड बॉडी है। मेरे अंदर उसका खून घुस चुका है और मेरी बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही है। वहीं उसकी बुरी हालत देखकर यूटा कहता है कि क्या मैं तुम्हें हील कर दूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरे लोगों को हील भी कर सकती है, पर बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर बॉस को खुद ही बता दो कि इतादोरी मर चुका है। अगले सीन में अब हम लोग को यूजी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा छोटा है और अब उसके फादर ने उसे पकड़ रखा है। हमें पता चलता है कि यूजी के फादर का नाम जिन है। वहीं अब जिन के फादर यानी कि यूजी के दादाजी जिन से उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें उसे जैसा जीना है जियो, लेकिन अपनी वाइफ से दूर रहो, तुम मर जाओगे। ये सुनकर जिन अपने फादर से कहता है कि यूजी के सामने ऐसी अजीब बातें मत करो। तो यूजी के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए, पर वो कावरी तुम्हें नहीं दे सकती है। जिस रीजन की वजह से कावरी मरी है वो अब कुछ और बोले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर हम लोग को यूजी की मॉम को दिखाया जाता है। दरअसल इसी का नाम ही कावरी है और हम लोग इसके फोरहेड पर स्टिचेस भी देख सकते हैं। वो अब यूजी के दादाजी से कहती है कि आप ये क्या बातें कर रहे हो। तभी अचानक से यूजी को भी होश आ जाता है और अब वो देखता है कि उसके सामने यूटा बैठा था। जैसे यूटा देखता है कि यूजी ठीक है, ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करता है। ये देखकर यूजी कंफ्यूज हो जाता है, तो यूटा उसे बताता है कि शायद से ये सितंबर की बात है। दरअसल उस समय गोजो मेरे पास आए थे और कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। माफ करना, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ी तुम्हें मारने की। यूजी भी हैरान होकर कहता है कि क्या वो नाटक था? तो वो कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो ने यूटा से कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि यूटा तुम अभी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को संभालो। हाकारी तो अपने आप को संभाल लेगा, पर तुम बाकी को संभाल लेना। जिस पर अब यूटा भी विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि आपको थोड़ी कुछ हो सकता है, जिस पर गोजो कहता है कि फिर भी स्पेशली मैं चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर के यूजी इतादोरी को संभालो। वो तुम्हारी ही तरह है, उसका भी तुम्हारी तरह एक सीक्रेट एग्जीक्यूशन होने वाला था। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ यूटा अब यूजी से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई और एग्जीक्यूशनर मारे, इसलिए मेरे पास यही चॉइस बची, मुझे नाटक करना पड़ा तुम्हें मारने का। ऑफ कोर्स वो लोग बेवकूफ नहीं हैं, उन लोगों ने मुझे कसम खिलवाई थी कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूं, तो मैंने तुम्हें सही में मार दिया था, इसके लिए माफ कर दो। यूजी अब कहता है कि एक सेकंड, तुमने मुझे मार दिया था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? तो वो कहता है कि मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से तुम्हें मारने के बाद मैंने इंस्टेंटली तुम्हारे हर्ट को हील कर दिया था अपनी कर्स टेक्निक से। मुझे लगा था कि ये तुम पर काम करेगा, क्योंकि सुकुना ने भी एक बार तुम्हारा हर्ट को रिपेयर किया था। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि मैं डायरेक्टली ही पॉजिटिव एनर्जी को आउटपुट कर सकता हूँ, तो ये अभी दूसरी बार है कि तुम मर के जिंदा हुए हो। इसके बारे में लोगों को काफी जल्द पता चल सकता है, पर अभी के लिए लोगों के सामने तुम्हारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जिस पर अब यूजी कहता है कि आखिर तुम इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्योंकि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे अंदर भी एक बार मुझसे ज्यादा ग्रेट पावर थी, मुझे लगा था कि वो पावर मुझे जबरदस्ती दी गई, पर असलियत में वो मुझे मेरी ही वजह से मिली थी। पर तुम्हारा केस अलग है, तुम जो पावर कैरी करते हो वो तुम्हारी खुद की नहीं है, इन सभी चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर यूजी भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर गलती की बात नहीं है, मैंने काफी लोगों को मारा है। इतने में ही वहाँ पर अब फुशिगोरो यानी कि मेगुमी आ जाता है। वो यूजी को पकड़ कर कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, हमें जुजुत्सु हाई में वापस चलना होगा। इस समय पर वहाँ का जो बैरियर है वो काफी कमजोर है, तो यही मौका है, तुम वहाँ पर आ सकते हो, ज्यादा लोगों को नहीं पता चलेगा, हमें चलकर बाकी के लोगों के साथ ग्रुप बनाना चाहिए। तो यूजी अब उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे नहीं जाना, ऐसा एक्ट मत करो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी वजह से काफी सारे लोग मरे हैं। तो मेगुमी कहता है कि ये तुम्हारी नहीं हमारी गलती है, तुम्हें कोई हक नहीं है ये खुद डिसाइड करने का कि किसकी गलती है। हम लोग कोई हीरोज नहीं है, हम लोग जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं, हमें जज करने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से हम लोग को प्रूव करते रहना पड़ेगा कि हम लोग एग्जिस्ट करना डिजर्व करते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने बारे में चिंता करें, हमें आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए। शुरुआत के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे बचाना होगा। नोरिटोशी कामो की वजह से जो किलिंग गेम है फोर्स कर रहा है ग्रांटेड जुजुत्सु सोर्सरर को एक दूसरे को मारने के लिए, इसे कलिंग गेम कहते हैं। मेरी बहन सुमिकी भी इसी गेम के अंदर ड्रैग हो गई है, प्लीज इतादोरी हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसके बाद हमें अब कलिंग गेम के 8 रूल्स दिखाए जाते हैं। पहला रूल ये है कि अवेकनिंग होने के बाद एक पर्सन को कलिंग गेम में एंटर करने के लिए एक पर्सन को 19 दिनों के अंदर एक बैरियर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये है कि अगर
अगर कोई प्रीवियस रूल को फॉलो नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा। तीसरा रूल ये है कि जो नॉन प्लेयर होगा अगर वो बैरियर के अंदर एंटर करता है तो वो इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगा एक प्लेयर के तौर पर और उसे भी वो कलिंग गेम खेलना पड़ेगा। फोर्थ रूल ये है कि प्लेयर्स को अगर पॉइंट्स चाहिए तो उन्हें दूसरे प्लेयर्स को मारना होगा। फिफ्थ रूल ये है कि जो पॉइंट की वैल्यू है वो गेम के बेस पर ही असाइंड होगी और एक पर्सन की लाइफ की कीमत को भी वो रिप्रेजेंट करेगी। नॉर्मली जो सोर्सरर की वैल्यू होगी वो 5 पॉइंट होगी और जो नॉन सोर्सरर है उनकी 1 पॉइंट होगी। छठा रूल ये है कि अपनी खुद की लाइफ की वैल्यू एक्सक्लूड करने के बाद प्लेयर को 100 पॉइंट्स का यूज करके नेगोशिएट करना होगा कलिंग गेम के अंदर एक सिंपल न्यू रूल को ऐड करने के लिए। सातवां रूल ये है कि जो गेम है उसे कोई भी प्रपोज किया हुआ यानी कि अगर प्लेयर अपने 100 पॉइंट्स देकर कोई नया रूल मांगेंगे तो गेम को वो रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा पर प्रीवियस कंडीशंस के अंडर ही। आठवां रूल ये है कि अगर एक प्लेयर के पॉइंट 19 दिन तक बदलेंगे नहीं यानी कि सेम रहेंगे तो इस केस में भी वो प्लेयर मारा जाएगा। वहीं मेगुमी की बात सुनकर यूजी अब यूटा से कहता है कि जो सुकुना है वो मेगुमी का यूज करके कुछ प्लानिंग कर रहा है। शिबुया के अंदर उसने मुझ पर जबरदस्ती कंट्रोल पा लिया। ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे काफी सारी फिंगर्स एक ही बारे में खिला दी। इस समय पर मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं तो अगर भले ही मुझे बची हुई 5 फिंगर्स को एक ही बारे में खिला दिया जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि सुकुना मेरी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना और मुझे मार देना। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। तो यूटा भी कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो वह कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई में वापस जाकर मास्टर टेंगन के साथ कांटेक्ट बनाना होगा ताकि हम उससे पूछ सके कि आखिरकार गोजो को अनसील कैसे किया जाए और हम लोग फिर उनसे ये भी पूछ सकें कि आखिर नोरिटो शिकामो चाहता क्या है, उसका प्लान क्या है। जो ये कलिंग गेम है ये जुजुत्सु सोर्सर के ऊपर एक टेरर अटैक है। इसे अंडर कंट्रोल करने के लिए हमें इन 2 क्वेश्चंस के जवाब की जरूरत है। इनका जवाब सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता है और वो है मास्टर टेंगन। तब यूजी पूछता है कि जो यूकी है क्या उसे कुछ पता है। तो मेगुमी बताता है कि टेंगन से बात करने का आइडिया उसी का ही है। इस समय पर वो जुजुत्सु हाई में ही छिपी हुई है। वो इसलिए छिपी हुई है क्योंकि वो हायर अप्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। तभी यूटॉप कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम लोग टेंगन के कंसीलमेंट बैरियर को पार कैसे करेंगे क्योंकि 1000 में से एक दरवाजा हमें टेंगन के पास लेकर जाएगा और वो भी सारे हर दरवाजे शफल होते रहते हैं। हमें टूम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर को ढूंढना होगा, वहीं पर ही टेंगन रहते हैं। ये सुनकर यूजी कहता है कि इसका मतलब हम लोग को सही दरवाजा चुनना होगा वरना हम लोग टेंगन से नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद अब यूजी काफी हिम्मत जुटाता है और अब मेगुमी से पूछता है कि क्या नोबारा सही में खत्म हो गई है, जिस पर वो भी कुछ कहता नहीं है। तो यूजी को समझ आ जाता है कि हाँ नोबारा मर चुकी है। इस बात से अब उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर अब चोसो आ जाता है। वो कहता है कि शायद से हम लोग टेंगन के कंसीलमेंट बैरियर को पार कर सकते हैं। तो यूजी पूछता है कि वो कैसे। तो चोसो बताता है कि माहितो ने एक बार सुगना की फिंगर्स को और डेथ पेंटिंग वूम्स को चुराया था, है ना? तो हम लोग भी वही करेंगे। इसके बाद वो लोग भी जुजुत्सु हाई में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन लोग को माकी दिखती है जिसके ऊपर काफी सारे चोट के निशान है। वहीं पर हमें यूकी को भी दिखाया जाता है। वो अब कहने लगती है कि माकी के जो जले हुए निशान है वो गए नहीं, रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने के बावजूद भी निशान रह गए। वहीं माकी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलकर वो मेगुमी से पूछती है कि आखिर टेंगन के बैरियर का क्या किया जा सकता है। तो मेगुमी के बताने से पहले चोसो सामने आकर कहता है कि मैं बताता हूँ। वो बताता है कि डोर से एक रास्ता है टूम्स ऑफ स्टार कॉरिडोर में जाने का। दरअसल जुजुत्सु हाई में एक वॉल्ट है जहाँ पर कर्स टूल और ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। अंदर मेरे भाइयों की बॉडीज को भी रखा हुआ होगा। मेरे 6 के 6 भाइयों को एक साथ रखा गया है। मैं अपनी टेक्निक का यूज करके उनकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर यूकी कहती है कि तुम तो काफी कमाल के हो, पर आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर सभी शांत हो जाती हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो कौन है। वहीं यूजी कहता है कि अभी के लिए तुम कह सकते हो कि ये मेरा भाई है। ये सुनकर चोजो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में वो लोग अब उसी रूम में पहुंच जाते हैं। चोजो भी अब सेंस कर पा रहा होता है कि उसकी भाइयों की बॉडी को आगे रखा गया है। वो लोग अब आगे जाते हैं। यूकी बताती है कि यहाँ पर एक एलिवेटर है जो कि हमें टूम्स ऑफ स्टार कॉरिडोर में जाएगी, चलो वही एलिवेटर लेते हैं। तो सभी लोग भी अब जा रहे होते हैं। वहीं चोजो जाने से पहले वोल्ट के ऊपर हाथ रखकर अपने भाइयों से कहता है कि थोड़े समय के लिए और वेट कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए काफी जल्द आऊंगा। इसके बाद वो एलिवेटर लेकर नीचे आ जाते हैं। उस जगह पर यूजी देखता है कि काफी खून के धब्बे पड़े हैं। वो पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, जिस पर यूकी बताती है कि ये सब कुछ 12 साल पहले हुआ, शायद से उसी समय से ही चीजें बिगड़नी शुरू हुई है। जिसके बाद वो लोग अब आगे बढ़कर मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जो देख
देखकर यूजी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो यूकी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। टेंगेन रियलिटी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। मुझे लगा था कि क्योंकि अब गोजो सील हो चुका है तो उसके साथ कांटेक्ट बनाना पॉसिबल होगा, पर लगता है कि मैंने टेंगेन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे लगता है कि हम सभी लोग रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि सिर्फ मैं ही रिजेक्ट हो रही हूँ। तभी यूटा कहता है कि क्या हम लोग को फिर वापस चलना चाहिए, क्योंकि सुमिकी के पास ज्यादा समय नहीं है। तो सभी लोग भी अब इस बात पर एग्री करते हैं। वो लोग अब यहाँ से जा ही रहे होते हैं, पर अब अचानक से वहाँ पर टेंगेन आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि क्या तुम लोग अभी ही जा रहे हो? तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, ज़ेनिन क्लैन के बच्चे और चोजो और सुकना के वैसल, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। ऑलराइट, तो अब इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। पसंद नए हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से काफी जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।